हेलो दोस्तों, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया और इसी रिजल्ट के साथ आई हैं बहुत सारी बच्चों के अंदर उम्मीदें, जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है, ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन भी पास कर लिया है और वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के माध्यम से ब्यूरोक्रेट्स बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में जो पहला कन्फ्यूजन होता है कि इस तैयारी को कैसे शुरुआत करें, आखिर इस तैयारी की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है यूपीएससी का, कितने लेवल में एग्जाम होता है और कैसे उन एग्जाम्स को पास किया जा सकता है। तो यूपीएससी के सिलेबस के माध्यम से हम यूपीएससी के एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे इस सेशन में। नमस्कार दोस्तों, दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं गुरुराज, आपका मेंटोर, दोस्त, ब्रदर, वॉट एवर यू थिंक, बट सर्टेनली अ टॉर्च बेरर फॉर योर एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं कैसे इस एग्ज़ाम को आप टैकल करेंगे, क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 पेपर पास करने पड़ते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। जिसमें कि पहला पेपर होता है जीएस 1। जीएस 1 बेसिकली आपको मेरिट लिस्ट बनाने में हेल्प करता है, और दूसरा पेपर होता है सीसैट का, जिसे आप जीएस 2 कह सकते हैं, प्रीलिम्स का। तो उसको केवल क्वालिफाई करना होता है। फिर इसके बाद होता है हमारे पास एक मेंस का एग्जामिनेशन। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस के एग्जामिनेशन में आपको बैठना पड़ता है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के माध्यम से आपको पूरे 9 पेपर्स के आंसर लिखने पड़ते हैं। उसमें 2 क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर्स के स्कोर जुड़ते हैं। अगर 7 पेपर्स के स्कोर को जोड़कर आपका जो कट ऑफ है वो उन बच्चों में आता है, लेट्स से कि 4000, जैसे इस साल करीब 4000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, तो करीब उन 4000 बच्चों में आता है, तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, और इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पूरी प्रक्रिया यह है कि इसमें प्री और मेंस, प्री मेंस के साथ इंटरव्यू होता है। प्री सिर्फ मेंस देने का एक गेटवे है। प्री का सिलेक्शन मेंस में नहीं जुड़ता, प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते, लेकिन प्री की असफलता आपको 1 साल के लिए पीछे ले जाती है। तो फाइनली आप सिलेक्ट होगे कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने प्री क्वालिफाई किया है कि नहीं, तब मेंस का नंबर आता है। तो एक एक स्टेज में हम सबको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स कैसा होता है। तो प्रीलिम्स में देखते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ठीक। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, 200 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, जिनको आप बहुविकल्पी भी कहते हैं, और 2 घंटे में ये आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। 2 घंटे में इसमें आपको अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा। जिसमें कि जीएस 1 में जीएस का पूरा सिलेबस, करंट अफेयर्स और वो सारी चीजें होती हैं। हम लोग सिलेबस को देखेंगे अभी। तो जीएस के सिलेबस में क्या क्या है, जैसे ऊपर लिखा है करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो अपना करंट अफेयर्स हो गया, जिसको हम द हिंदू से कवर करते हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे कि हम सभी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हिस्ट्री जो मेन सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये प्रीलिम्स का एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। हिस्ट्री से करीब आते हैं अप्रॉक्सीमेट, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से करीब 15 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से करीब 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 से 17। इकोनॉमी से करीब 20 से अधिक क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से करीब 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरनमेंट से 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं, और साइंस टेक से भी करीब 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह जब आप सब जोड़ेंगे तो ये आपका 90-100 के आसपास बनता है। इसी में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं, वो उसका अलग से कोई स्थान नहीं होता है। 2-3 क्वेश्चन रैंडम की बात अलग है, कभी स्पोर्ट्स से, किसी बुक से, किसी अवार्ड से आ जाए, अलग बात है। अदरवाइज वो इसी स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे ये सिलेबस है और इसी सिलेबस से जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसी में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस टेक, इन्हीं से जो जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है उसी से क्वेश्चन आते हैं। समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं। हमने करंट अफेयर्स की बात समझी कि सिलेबस में हमारे करंट अफेयर्स है, उसके अलावा हिस्ट्री। हिस्ट्री को यहाँ पे नेशनल मूवमेंट, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री आप कहते हैं। इसके अलावा हाँ, जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करी जाती है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट अपने आप जुड़ जाता है और मिडाइवल भी अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी है, जो कि वर्ल्ड और इंडिया दोनों की है, तो ये भूगोल हो गया आपका विषय। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड की, तो ये सब सारी चीजें प्रीलिम्स के सिलेबस में है। फाइन। दूसरा पॉलिटी।
जिसको आप राजनीति भी कहते हैं। ये राजनीति विज्ञान नहीं है, ये राजनीति शास्त्र नहीं है, ये राज्य व्यवस्था है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटली यही डिफरेंस है। पॉलिटिकल साइंस थ्योरेटिकल पार्ट होता है, पॉलिटी उसका अप्लाइड वर्जन होता है। यूपीएससी में पॉलिटी पूछा जाता है। इसके अलावा पॉलिटी में ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। पॉलिटिकल सिस्टम भारत में कैसा है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, रिपब्लिकन सिस्टम है। मतलब ये कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब हमारे यहाँ कोई राजा नहीं होता, राजा का बेटा राजा बनेगा, बेटी राजा बनेगी, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो हमारे नेशन के हेड होते हैं उनका भी इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, दैट्स वाई ही इज इलेक्टेड। पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपके चेयरमैन, मेयर, ग्राम प्रधान, वो सभी कैसे होते हैं, वो सब कुछ इसमें आता है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किस तरह से नीतियां बनाती है देश के विकास के लिए, देश में किस तरह राजनीतिक स्थिरता लाई जाए, किस तरह सोशल जस्टिस इंश्योर किया जाए, उन सभी चीज़ों के लिए राइट्स एंड इश्यूज वाला पार्ट हमारे पास आता है। देन इकोनॉमी का सिलेबस हमारे पास है। इकोनॉमी में कौन कौन से, तो सिलेबस को लिखा जाता है इकोनॉमी इन सोशल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, मतलब लोगों से संबंधित, सोशल सेक्टर, ये इत्यादि चीजें प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखी हैं। लेकिन प्रीलिम्स का सिलेबस अपने आप में ओवरव्यू नहीं बनाता है कि एग्जैक्टली पेपर कैसा आएगा, कहाँ से सिलेबस में आएगा, किस तरह के चीजें हैं जो आप क्वेश्चन के मिक्स को तैयार करेंगे। तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि हमें समझ होनी चाहिए किसकी, मेंस के सिलेबस की। तो मेंस का सिलेबस हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं। इसके अलावा इसमें एनवायरनमेंट के इश्यूज होंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जिसको यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और वो जो डिसीज एंड पैटर्न, वो सारी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं, फ्लोरा फोना, वो सब कुछ उसी का पार्ट है। एंड फाइनली प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा गया है जनरल साइंस, बट ये होता साइंस एंड टेक है, साथ में टेक अपने आप से जोड़ दो, बिकॉज यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस से करीब आते हैं 5 क्वेश्चन, टेक से करीब आते हैं 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से 12 से 15 क्वेश्चन साइंस टेक से रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, किसी किसी साल ऐसा है कि एनवायरनमेंट से 20 क्वेश्चन आ गए, साइंस टेक से 16-17 क्वेश्चन आ गए, बट ऑन एन एवरेज साइंस टेक को आप 12 से 15 क्वेश्चन का वेट मान के चलो, अगर आप 10 साल का एवरेज लेते हो तो। हाँ, लास्ट 5 ईयर का एवरेज लोगे तो 15 का एवरेज है। देन साइंस टेक बिकम मोर इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए द हिंदू से अच्छा कोई सोर्स नहीं है, चाहे जितनी आप थ्योरीज और बुक्स पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन की जो कवरेज है 30-40% ही होते हैं, बट आप जब एक्चुअल में द हिंदू से कवर करते हो तो आपकी कवरेज 70-80% तक बढ़ जाते हैं। साइंस टेक एनवायरनमेंट में कोई आपको ये गारंटी नहीं देगा कि 100% सिलेबस कवर होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी गारंटी देता है तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, और वो सत्य नहीं है। ओके, सो हमारा ये GS1 है, जिसमें तो हमको 100 क्वेश्चन मिलेंगे 200 नंबर के। एक क्वेश्चन का 200 नंबर होता है, माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग कितनी होती है, 1.33 की। मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं, एक क्वेश्चन सही है, तो आपके अप्रोक्सीमेट 0.03 नंबर बनते हैं, 0 के समान है। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास CSAT का सिलेबस आता है। CSAT आखिर है क्या, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। मैथ को जनरली यहाँ पे क्वांट बोला जाता है, रीजनिंग को जनरली यहाँ वर्बल बोला जाता है, बिल्कुल कैट एग्जाम की तरह, और कॉम्प्रिहेंशन इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पैसेज, हिंदी मीडियम में इसे गद्यांश कहते हैं, जिसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है, उससे संबंधित नीचे एक क्वेश्चन होता है। बड़ा पैराग्राफ भी दिया जाता है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के पैसेज यहाँ पे आते हैं। पैसेज के कितने क्वेश्चन होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 28 से 30, 28 से 32 ये एवरेज है। ठीक है, फिर इसके बाद इंटरप्रिटेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, ये तीनों पार्ट कलेक्टिवली हमारा कहलाता है रीजनिंग, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं 20 से 22। ठीक है, तो करीब 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो जनरल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और ये सारी कुछ चीज़ें क्लास 10th लेवल की होती हैं, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम वगैरह, उन सब चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये बेसिकली आपने अंक गणित अगर सुना है ना, तो ये लार्जली वही सिलेबस होता है। इसमें भी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो क्लास 10th लेवल के होते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन इतनी बार होता है कि वो अपने आप में क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। वरना इसे कैलकुलेशन 10th लेवल के होते हैं, मतलब इसमें जो फार्मूला या प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो क्लास 10th लेवल तक के ही अप्लाई होते हैं, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ा देने की वजह से क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। और यही वजह है कि CSAT में आज की डेट में मोर देन 13% ऐसे बच्चे हैं जो CSAT क्वालिफाई नहीं करते, जबकि GS1 उनका क्वालिफाई होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो मेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि CSAT को क्वालिफाई करना जरूरी है। CSAT क्वालिफाइंग, इसका मतलब यह है कि CSAT में आपके कम से कम 66 नंबर होने चाहिए आउट ऑफ 200।
ठीक है, 200 में 66 नंबर आपके आने चाहिए, मतलब कितना, करीब 27 क्वेश्चन का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 27 गुणे 2.5 करो, एक क्वेश्चन इसमें 2.5 नंबर का होता है, पूरे पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन के लिए आपको 200 नंबर और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। फाइन, अगर आप 27 क्वेश्चन सही कर पाते हो तो आपके करीब 67-68 नंबर बन जाते हैं 68 के आसपास, तो आप सी सेट क्वालिफाई कर लेते हो। तो ये है पूरा सी सेट का स्ट्रक्चर। और हम कुछ देखेंगे, हाँ, यहाँ पे नीचे दिखा हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, ये स्टैट्स का टॉपिक होता है, इजी लेवल का यहाँ पे आता है। ऐसे वो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मोड मोडियन के हायर लेवल पे क्वेश्चन नहीं आते, जनरल एप्लीकेशन पे आते हैं। अगर आपको सिंपल अर्थमेटिक आते हैं तो ये आप आसानी से कर पाओगे। नाउ मीन्स, हाँ एक और बात, प्री के दोनों पेपर में यानी कि GS1 और CSAT दोनों पेपर में जो माइनस मार्किंग है वो अप्रॉक्सीमेट 1/3 की है। प्रैक्टिकली बात करें तो 0.33 की माइनस मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन सही, तो आपका नेट स्कोर बचेगा 0.03, नेट जीरो नहीं। ठीक है, हाँ, इजी लैंग्वेज में लोग उसे नेट जीरो बोल देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको ये बात जब डिटेल में पता होगी तो आप इसे समझ पाएंगे कि क्यों आपको 66 नंबर ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो मेंस की बात करते हैं। देखो, मेंस में 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं और ये दोनों भाषाओं के पेपर हैं। तो भाषाएं कहाँ से हैं, कौन सी हैं? एक भाषा तो अंग्रेजी है, जो इसमें कि आपको कोई लेफ्ट राइट नहीं देखना, मतलब वो इंग्लिश ही रहेगी अक्रॉस द इंडिया, आप कहीं से भी आते हो। ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें 300 नंबर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपको 75 नंबर मिनिमम आने चाहिए। अगर ये नहीं आए 75 तो आप फेल, फिर आपके मेंस में कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर यूपीएससी मेंस के 7 पेपर में नहीं जुड़ेंगे। ये 2 एक्स्ट्रा पेपर हैं लैंग्वेज के, जिनके नंबर क्वालिफाइंग हैं, वो नहीं जुड़ेंगे। इसमें आपको 75 नंबर लाना है। तो एक तो इंग्लिश हो गई, दूसरी भारतीय भाषा। भारतीय भाषा का मतलब क्या, केवल हिंदी? तरह नहीं, वो जो 22 भाषाएं हैं ना पूरी, वो सारी की सारी 22 लैंग्वेजेस में आप अपनी पसंद की किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं जब आप प्री का फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स का फॉर्म, तो उसी भाषा में आप आराम से मेंस का ये उत्तर लिख पाएंगे। नाउ इंग्लिश एंड हिंदी या भारतीय कोई भाषा, 300 नंबर के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 75 आने चाहिए, क्वालिफाइंग इन द नेचर है, ये आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। इतनी बातें आपको अगर पता है तो आप अब आगे बढ़ सकते हैं कैलकुलेशन वाली पार्ट में। हमने उसको कैलकुलेशन क्यों कहा, इसलिए बिकॉज ये पार्ट वो है जो आपकी सिलेक्शन का पैरामीटर है। मतलब इसमें जो आपको सबसे पहले पेपर यूपीएससी को देने को मिलेगा मेंस में, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो पहला पेपर कौन सा दोगे आप, एसे का, जिसके लिए 250 नंबर निर्धारित हैं। इसमें आपको 2 एसे करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों एसे में 125 मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। इसके लिए जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट वो होगा करीब 1000 से लेकर 1200 शब्दों के बीच में, यानी कि 1000 शब्दों से कम नहीं लिखना चाहिए इन निबंधों को और 1200 शब्दों से अधिक नहीं लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1600 शब्द लिख देने से आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, शब्द सीमा तोड़ने का दंड भी होता है, इसलिए 1200 शब्दों से अधिक ना लिखें, 1000 शब्द से कम ना लिखें। वो मेन हिंदी में हो, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा निबंध। निबंध का स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं। तो ऐसे में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। इसमें 5 ऐसे होंगे, इसमें भी 5 ऐसे होंगे। इन 5 में कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ 5 में भी कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, और इस तरह से 2 ऐसे हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बता दिया कि एक ऐसे के नंबर है 125 नंबर, 125, उस 125 और इस 125 दोनों को मिलाकर आपको कम से कम 120 से लेकर 150 के बीच में नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं टॉपर्स के रिजल्ट का एवरेज देखता हूं तो पिछले 10 साल ऐसे में 120 नंबर एवरेज है, 150 नंबर स्टैंडर्ड है, अच्छे हैं, आते हैं, इतने आते हैं। जीएस में 120 लाना कठिन है, ऐसे में 120 आसानी से आते हैं। अगर आपने ठीक ठाक ऐसे लिख दिया तो इतना मिल जाता है। चलिए, अच्छा ऐसे कैसे लिखें इस पर हम एक अलग से सेशन लेके आएंगे, तब बात करेंगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि जनरल स्टडीज पेपर 1 इन, और ये क्या है। देखो, तो जब बात करिए जनरल स्टडीज पेपर 1 यानी कि मेंस में GS1 आपका ओवरऑल पेपर नंबर 2 है यूपीएससी में। यूपीएससी का पेपर नंबर 2 आपका GS1 है, इस अंतर को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी का पेपर होता है, जिसमें इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत सोशल इश्यूज पूछे जाते हैं।
ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडिया, वर्ल्ड और फिजिकल की ज्योग्राफी पूछी जाती है। हिस्ट्री के अंतर्गत एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न प्लस आर्ट एंड कल्चर प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, इतनी सारी चीज़ें मेंस में हमारी पूछी जाती हैं। सो दूसरा पेपर हमारा है पॉलिटी का, जिसमें कि पॉलिटी के साथ साथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास पूछी जाती हैं। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे, लक्ष्मीकांत के लेवल पे, गवर्नेंस बेसिक गवर्नेंस, करंट अफेयर्स और कुछ फंडामेंटल मिला के होता है। ये हम 10 से 12 सेशन में हमारे दी कॉन्सेप्चुअल आइस में करवा दिया जाता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। IR आपको ढंग से पढ़ना है, करंट अफेयर से द हिंदू से पढ़ेंगे बेस्ट है। एंड सोशल जस्टिस के लिए कुछ आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के डेटा और कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें एक साथ तैयार करनी पड़ेंगी। उन प्रिंसिपल्स के आधार पर चीज़ें दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें लिंक करनी पड़ सकती हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स किसके लिए बनते हैं, क्या वेलफेयर स्कीम्स वेलफेयर क्लास के लिए बनते हैं या वीकर सेक्शन के लिए बनते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए इन प्रिंसिपल। और उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत हमारे देश में पालन किया जाता है उनका आपको पता होना चाहिए। सो नाउ हम आते हैं पेपर नंबर 4 के लिए, जो हमारा GS का पेपर नंबर 3 है। इसके अंतर्गत 3 विषय हैं, बेसिकली 3 विषय हैं, आप उसको कम से कम 5 सब्जेक्ट मान के चलो, जैसे इकोनॉमी, जैसे एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर। एनवायरनमेंट में आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी मान सकते हैं, और एग्रीकल्चर हो गया, साइंस टेक हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी एक और मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये बेसिकली इंटरनल भर नहीं है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारे GS 3 में आते हैं। 250 नंबर का भी पेपर होगा, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा हाँ, ये तो देखना आपको जरूरी है, GS के ये जो 3 पेपर हैं, 1 2 3, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A B। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। इसकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड मैक्सिमम है, इसकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड मैक्सिमम है। और इस तरह से ये 20 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज आंसर राइटिंग अगर नहीं किया तो आपके आंसर छूट जाएंगे। इसलिए आंसर राइटिंग अच्छे से करके रखना, अच्छे से पूरे सिलेबस में टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करो, टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के MCQ सॉल्व करो। यही सबसे बड़ा क्रक्स है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। अदरवाइज चाहे जितने रिवीजन कर लेना, चाहे जितनी क्लासेस कर लेना, फंसोगे। सो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम GS 4 की प्रिपरेशन करें। तो GS 4 बेसिकली हमारे पास जो सिलेबस होता है वो है, हाँ ये हम बात कर चुके हैं GS 4। तो GS 4 यहाँ पे देखेंगे, ये GS 4 है। ओवरऑल पेपर नंबर ये 5 है, जिसके अंतर्गत हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। ठीक है, तो एथिक्स इंटीग्रिटी का मतलब मोरालिटी, बिहेवियर, वो सारी कहानी जितनी है जो ह्यूमन आचरण, ह्यूमन कंडक्ट को डिसाइड करती है। ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पे जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारी चीजें, इनके बेसिक्स, इनके अप्लाइड पार्ट, करंट अफेयर्स, उनको लिंक करके यहाँ पे 250 नंबर के क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, जिसमें करीब करीब 120 नंबर के आपको केस स्टडीज सॉल्व करने पड़ते हैं और बाकी नॉर्मल आंसर राइटिंग है। देखो करीब 12 क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग करने पड़ेंगे एंड अप्रोक्सीमेट 6 आपको केस स्टडीज सॉल्व करनी पड़ती है यहाँ पे। तो इस तरह से एक केस स्टडी में करीब करीब आपको 20 से 25 नंबर का वेट रहता है। तो ये चीज आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण रहेगा कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करें। उसके लिए भी हमारे यहाँ केस स्टडी को सॉल्व करने उसके तरीके, उसके मेथड्स और जो जनरल रूल्स हैं वो, और स्पेसिफिक जो रूल्स हैं, नंबर्स कैसे गेन किया, कैसे अपनी तैयारी को एज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको कैसे एक्सपैंड किया जाए, तो उसके संबंधित जो टिडबिट्स हैं, जो बारीकियां हैं, वो हम अलग से बताते हैं। पॉइंट। फिर इसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर अपनी पसंद का कोई एक विषय होता है। नॉर्मली जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं भी पढ़ा, अगर आप अपनी पसंद का कोई ऐसा सिलेबस लेना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं। ऑप्शनल में सिर्फ एक विषय होता है, लेकिन पेपर 2 होते हैं। ठीक है, पेपर 2 होते हैं, दोनों 250 नंबर के होते हैं। तो आपके पास ऑप्शनल का पूरा वेट कितना है, 500 नंबर का। और 500 नंबर में अगर आप 300 से 280 से 300 अगर आप कर पाते हैं, देन इट इज गुड। 280 नंबर से कम है तो थोड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि इसमें जो साइंस मीडियम के या मैथ के ऑप्शनल वाले होते हैं वो आसानी से 340 350 गेन करते हैं दोनों पेपर मिला के। तो आपको कोशिश ही करनी है कि कम से कम 280 के ऊपर नंबर आने चाहिए अगर आपका आर्ट्स मीडियम है तो। सोशियोलॉजी, इकोनॉमी कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जिनमें आप आसानी से 300 क्रॉस कर सकते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट होने के बावजूद। चलो, तो ये तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के डिस्कशन में, जिसमें कि ये देखेंगे कि मेंस का सिलेबस थॉरोली क्या है। ठीक है,
डिस्कशन के सेकेंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम मेंस को क्लियर करेंगे, मेंस का स्ट्रक्चर कितना डीप है, कितना बड़ा है, और क्यों मैंने ये बात बोली कि एक्चुअल में जो सिलेबस है वो मेंस का सिलेबस है। इवन अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करना चाहते हो तो भी आपको मेंस के सिलेबस में ध्यान देना होता है, बिकॉज यहाँ पे जो सिलेबस हमारा प्री का दिया होता है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, और जो मेंस का सिलेबस है एक्चुअल में क्वेश्चन का, प्रीलिम के क्वेश्चन का दायरा वही है। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि मेंस का बड़ा सिलेबस है तो प्रीलिम्स के सिलेबस में कहीं कम क्वेश्चन आते हैं या छोटे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, वो सत्य नहीं है। एक्चुअल में तो जो सिलेबस मेंस का है वहाँ से प्री के क्वेश्चन आते हैं, और मेंस का भी वहीं से क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ये समझना है कि मेंस का सिलेबस क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, एक एक चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो इंडियन लैंग्वेजेस का पेपर है उसमें क्या स्कोर करना पड़ता है। तो इसमें करीब आपको 25% नंबर लाने होते हैं, 300 में 25%, इसीलिए ये आपका स्कोर होना चाहिए 75। और जो इसका स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, इनमें एक ऐसे का क्वेश्चन होगा जो करीब 100 नंबर का होगा। इसके अलावा कुछ दिए हुए टॉपिक्स होंगे, उनके सॉल्व करने पड़ेंगे उत्तर। नॉर्मली वो ग्रामर लेवल के होते हैं, कुछ ग्रामर के एप्लीकेशन होते हैं, जैसे इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, वही उसी तरह के सीसेट की तरह के पैसेज होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग होगा यहाँ पे, तो आपको एक प्रेसिस लिखना पड़ेगा जो कि करीब 60 नंबर का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करीब करीब 60 नंबर का होता है। इसके अलावा इसमें ट्रांसलेशन होगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या जो भी रीजनल लैंग्वेज हो उसका इंग्लिश के साथ, वो भी करीब 20 मार्क्स का होगा। उसके अलावा दूसरा ट्रांसलेशन होगा जो आपकी इंग्लिश से आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, दूसरा आपका चोजन लैंग्वेज से इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो दोनों तरह से ट्रांसलेशन होते हैं। टोटल ट्रांसलेशन की वैल्यू हो गई 20 मार्क्स, एंड 20 मार्क्स 40 मार्क्स। इसके अलावा ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। ये एकदम ठोस नंबर होते हैं, जिनको थोड़ी भी अपनी भाषा आती है या इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश वाले इंग्लिश पेपर में और अपनी रीजनल भाषा में आप इस पेपर को आप आराम से नंबर फिच कर सकते हो, ये सॉलिड ग्रामर के तौर पर। तो ये जो रीजनल लैंग्वेज है वो कितनी भाषाओं में होता है, तो ये भाषाओं की संख्या है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, सांथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संस्कृत, पंजाबी, ओडिया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी एंड कश्मीरी, एंड सर्टेनली हिंदी। तो ये पूरी भाषाएं यहाँ पे हैं, जिनको आप एक कोई भाषा लेके आप उसमें से अपना जो भारतीय भाषा वाला पेपर है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये तो हमने समझ लिया। इसके अलावा ऐसे का जो पेपर होता है, तो अच्छा, जो इंग्लिश का, एक मिनट, इंग्लिश के पेपर का सिलेबस यहाँ नहीं दिया क्या? जो इंग्लिश का पेपर होता है सिलेबस इसका वो सेम है, ठीक है, यही सिलेबस एज इट इज। इंग्लिश जो कंपलसरी होता है उसमें भी यही होता है, बट एक डिफरेंस ये है कि वहां पर ट्रांसलेशन इंग्लिश से दूसरी भाषा में नहीं होते, वहां पे सिंप्लीफिकेशन आता है, जिसमें कि आप किसी पैसेज को कैसे सरलीकरण उसका करेंगे, ठीक है, उस तरह की चीजें होंगी। वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट छोड़ के उसका सेम सिलेबस इंग्लिश का होता है। नाउ निबंध, ऐसे का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आजकल यूपीएससी ज़्यादातर, अगर वो 2 पार्ट में 5-5, 10 ऐसे पहुँचते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे जो है वो नैतिक शिक्षा, मोरलिटी, एथिक्स के जनरल एप्लीकेशन, सोशल बिहेवियर, रिलेशनशिप और उन सोशल इश्यूज़ पे ही आते हैं। लेकिन कभी कभी इकोनॉमी, पॉलिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज, टेक्नोलॉजी, वहाँ से भी ऐसे आते हैं, बट उनकी संख्या कम है। लेकिन आजकल जो है वो मोरल साइंसेस पर ही ज़्यादा ऐसे आते हैं, 10 on 10 ये कहानी है। तो मोरल साइंसेस के लिए अलग से ऐसे दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस में तैयारी करवाई जाती है, आप उसको यहाँ से अलग से देख सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें चार्जेबल नहीं है, सभी चीज़ें फ्री हैं वो। ओके, GS1 का सिलेबस क्या है? तो जैसे हमको पता है GS1 के सिलेबस में जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा सोसाइटी, तो उसी को यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा, उसी का होराइजन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा बस, ठीक है। तो आप आराम से हिस्ट्री को पहले समझिए। देखो, हिस्ट्री में इंडियन कल्चर में जैसे लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, दूसरे आर्ट्स के फॉर्म्स हो गए जैसे डांस, म्यूजिक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो इंडियन हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, भारत की आज़ादी का जो मूवमेंट है, हमारे जो लीडर्स हैं, नई आइडियोलॉजी है, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट, सोशल चेंज, उससे संबंधित हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा मॉडर्न के क्वेश्चंस को। तो इसमें बेसिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं कहाँ, और पर्सनालिटीज, इश्यूज, कब से कब तक, तो मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 से लेकर से प्रेजेंट तक। तो ये प्रेजेंट यहाँ पे आप मान लो ये करीब 1947
और फिर उसके बाद वाला पार्ट पॉलिटी में ऐड हो जाता है। थोड़ा सा पार्ट ये जो कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है वो वाला पार्ट और बचता है। और इसके अलावा इंदिरा गांधी के समय तक की जो भारतीय इतिहास है वो भी कभी कभी इसके लिए रिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज एक जेपी का जो मूवमेंट होता है उस पर यूपीएससी ने हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछा है पहले। सरदार साहब का जो कंट्रीब्यूशन था नेशनल इंटीग्रेशन में वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पे देखो, तो फ्रीडम स्ट्रगल कितने स्टेजेस में हुआ, कब मॉडरेट का फेज था, कब एक्सट्रीमिस्ट का फेज था, कब हमारे यहाँ यूथ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है, कब वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है, उसका ग्राउंड क्या है, किन शर्तों पर नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा, है ना, कब कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ने भारत के नेशनल मूवमेंट को डोमिनेट किया। उन सारे बैकग्राउंड को जब हम समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि नेशनल मूवमेंट किस तरह से है। गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल, अंबेडकर, इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सभी चीज़ें हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। आज़ादी की बात जैसे मैंने बोला था, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट हमारे देश में कैसे, अब 560 से ज़्यादा रियासतें थी। एनसीईआरटी में कहीं 561 लिखा है, किसी किसी किताब में 564 565 भी लिखा रहता है, बट वी कैन से 560 प्लस जो रियासतें थी। रियासतें को मतलब राजाओं का एक प्रभाव क्षेत्र है जिसमें भारतीय तंत्र पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा, तो उनका कैसे राजाओं की रियासतों को एकीकरण किया जाए कि वो भारतीय तंत्र के अंतर्गत आ जाएं। जो भारत का नया नया संविधान लागू होना है उस संविधान के दायरे में कैसे इन सभी को लाया जाए, उसके लिए सरदार पटेल ने एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन उनका याद रखा जाता है नेशनल इंटीग्रेशन में। एंड वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन में। फिर इसके बाद हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड से आजकल कम क्वेश्चन आता है, फिर भी एक क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए मेंटली। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उनके आसपास की घटनाएं, और फिर जो डेवलपिंग नेशंस का डिकोलोनाइजेशन है, कैसे उनकी वहाँ पे आज़ादी आई है, तो अफ्रीकन नेशंस का, एशियन नेशंस का, लैटिन अमेरिकन नेशंस में जो फ्रीडम मूवमेंट हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। नाउ जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें इवेंट्स फ्रॉम इफेक्ट ऑन सोसाइटी, तो ये भी हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो इसमें वर्ल्ड वार, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जो नेशंस की बाउंड्री हैं, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, उसी तरह से जैसे भारत का यूनिफिकेशन हुआ। थोड़े थोड़े तरीकों का अंतर हो सकता है, कहीं पे ब्लड रेवोल्यूशन हुए, कहीं पे पीसफुल तरीके से यूनिफिकेशन हुआ, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और आइडियोलॉजी डेवलप होती, कम्युनिज्म की, कैपिटलिज्म की, सोशलिज्म की, ये सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के डोमेन में इंपॉर्टेंट होती है। सिंस आजकल इससे कम क्वेश्चन आ रहा है तो अलग बात है, इसको हम थोड़ा सा उतना अटेंशन मान लो कम देते हैं चलेगा, बट अगर कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसको ढंग से भी पढ़ना पड़ता है। एक टाइम था जब यहाँ से करीब 3 क्वेश्चन आते थे। आजकल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस में मान लो ये GS1 है, GS1 ये मान लो 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इस 20 में करीब 8 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, और करीब 7 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, और करीब 5 क्वेश्चन आते हैं सोसाइटी के। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, वो बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री का सिलेबस देखा। अब जरा देखेंगे नेक्स्ट जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस हमने देख लिया, अब देखेंगे सोसाइटी का। तो सोसाइटी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं ये हमें थोड़ा समझना जरूरी है। इंडियन सोसाइटी में किस तरह से डाइवर्सिटी है और इसके सैलिएंट एस्पेक्ट क्या क्या है डाइवर्सिटी के, मतलब जैसे हमारे यहाँ अलग अलग तरह के भोजन हैं, अलग अलग तरीके के पहनावे हैं, अलग अलग तरीके के त्यौहार हैं, कल्चर हैं, तो ये सब भारत के समाज को डाइवर्स बनाते हैं। यहाँ पे अलग अलग धार्मिक समुदाय हैं, जातीय समुदाय हैं, उनके बीच में कुछ अंतर हैं, डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी कैसे अलग हैं, वो सब हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। फाइन। इसके बाद सोसाइटी, तो सोसाइटी में हम और आगे बात करेंगे रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं की क्या भूमिका है, जैसे वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन के एनजीओ कैसे भारत में स्थापित होते हैं। फिर इसके अलावा उनके एसोसिएटेड इश्यूज वुमेन की क्या है, जैसे गरीबी, वुमेन में पॉवर्टी ज़्यादा है इन कंपेयर टू, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, और इसकी प्रॉब्लम्स और उसके क्या क्या समाधान है, इस सभी कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके अलावा सोशल एम्पावरमेंट में हम पढ़ते हैं कैसे भारत में कम्युनिटी कैसे रहती हैं, उनके बीच में कैसे मतभेद है, वो कम्युनलिज्म के इशूज को कैसे क्रिएट करते हैं, क्षेत्रवाद कैसे बढ़ता है, सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता वो किस तरह से भारत में काम करती है, तो वो कुछ हम यहाँ पे सोसाइटी के एंगल से उसको देखेंगे। इसके अलावा इफेक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, कि जो वैश्वीकरण हो रहा है उसका भारतीय समाज में क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट हियर, है ना। और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस आता है ज्योग्राफी का, अब हम उसको देखेंगे। आइए देखते हैं।
दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेपर जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी। एक विषय के तौर पर ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें इसके 3 पार्ट हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इन सबसे पहले एक है फिजिकल ज्योग्राफी। यानी कि भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल, इस तरह से। तो खैर ज्योग्राफी में यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहाँ पे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, उनके बनने के क्या कारण है वहां पर, वो किस तरह से उद्योगों के निर्धारण में हेल्प करते हैं, कौन से उद्योग कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके पीछे प्राकृतिक संसाधनों की क्या भूमिका है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज में पढ़ते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल फिनोमेना, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जैसे भूकंप क्यों आते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, इनके कारण, इनके लोकेशन के पीछे क्या रीजन है, वो सारी चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी वाले इस पार्ट में पढ़ते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी की किताबें अपने पर्याप्त होती हैं। अच्छा, बुक लिस्ट से संबंधित बुक लिस्ट आपको यहाँ पे जरूर बताई जाएंगी सबसे लास्ट में, लेकिन बुक लिस्ट से संबंधित एक हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है इससे पहले, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको करीब आधे घंटे में सारी बुक लिस्ट के बारे में विद विजुअल एंड पिक्चराइजेशन सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं पढ़नी, कौन सी छोड़नी है, कौन से बुक्स में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किसको फॉलो करना चाहिए, किससे आप ज़्यादा नंबर निकाल सकते हैं। फाइनली आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़ें, नॉलेज और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ आपको समझना जरूरी है। उसके लिए आप बुक लिस्ट वाला हमारा वीडियो जरूर देखिए। फाइन, हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन चेंजेस टू क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर। तो अब हम जिसमें ये समझते हैं कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है वो ज्योग्राफिकल फिनोमेना फीचर्स कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन सी लोकेशन कैसे बनी है, उसमें क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर कौन सा है, कहाँ पे किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन पाए जाते हैं, किस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, किस तरह के सॉइल फीचर हैं, दैट इज वो सब कुछ डिराइव होते हैं किसी न किसी ज्योग्राफिकल फीचर से। फॉर एग्जांपल, पोलर आइसकेप्स अलग होते हैं, उनके फ्लोरा एंड फोना अलग होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है डिटेल में ये भी हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब कौन सा माउंटेन, कौन सा प्लेट्यूज, कौन से रिवर, कौन से चैनल, कौन से पासेस कहाँ पे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, उनके पीछे का रैशनल क्या है, एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड इन पेपर 1। सो इस तरह से हमने हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी का पार्ट पेपर 1 में समझा। नाउ इट्स टाइम टू पेपर 2। पेपर 2 में बात करते हैं तो इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, और तीसरा आईआर। तो जब पॉलिटी कहा जाए तो इसमें लक्ष्मीकांत जो बुक है पॉलिटी वो अपने आप में बहुत अच्छी है, उसी को आप फॉलो करिए विद एनसीईआरटी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन यहाँ पे हम पढ़ते हैं जनरल पॉलिटी एंड उसके एप्लीकेशन में। तब हम जब पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में हमारा संविधान बना कैसे, उसके हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स क्या क्या है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका फीचर क्या क्या है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, और उसके सिग्निफिकेंट प्रोविजन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। यहाँ पे देखो संविधान में ये सब बातें हैं। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, कैसे आया, केशवानंद भारती का जजमेंट हम लोग पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल भारत के संविधान की क्या विशेषता है, ब्रिटिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इनके संविधान की क्या विशेषता है, क्या चीज़ें हैं जो उनके उसमें अलग है, वो किस तरह से काम करती हैं, भारत में किस तरह से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन सिस्टम में जो उनका प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। भारत में प्राइम मिनिस्टर जो उसका गवर्निंग हेड है, देखो एग्जीक्यूटिव हेड भारत में भी प्रेसिडेंट होता है, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन भारत में गवर्निंग हेड या सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, अमेरिका में सरकार का प्रमुख भी प्रेसिडेंट होता है। अंतर है, उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ की विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि वहाँ की संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता। हमारे देश में प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह है, खासतौर से लोकसभा के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, वो सारे डिफरेंसेस हमें संवैधानिक डिफरेंसेस यहाँ पे पता होने चाहिए, उसके लिए हम लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, अब चीजें पर्याप्त है वहाँ पे। तो कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कैसे यूनियन एंड स्टेट्स काम करते हैं, यानी कि हमारे देश में राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें, केंद्र का जो स्ट्रक्चर है, केंद्र का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, सब कुछ यहाँ पे यूनियन और स्टेट में स्टेट का हम पढ़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे शक्तियों का विभाजन हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच में, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स कौन है, कैसे केंद्र राज्यों को अपनी पावर डिवोल्यूट करती है, कैसे वो पावर शेयर करती है, सो कौन कौन से डिवोल्यूशन फंक्शन शेयर किए जा सकते हैं, कौन से नहीं शेयर किए जा सकते, दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एंड देन उनके बीच में क्या क्या चैलेंजेस और चुनौतियां होती हैं वो सब कुछ हमको पता होना चाहिए, स्पेशली विद रेफरेंस टू फाइनेंस।
सेपरेशन ऑफ पावर कैसे काम करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, है ना, वो कुछ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब जैसे जुडिशरी की पावर अलग है, लेजिस्लेचर की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वही वाली बात है। 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में 3 तो ये हो गए, चौथा मीडिया है, आपको पता ही होगा। देन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में किस तरह से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड हियर, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा संसद कैसे काम करती है, संसद का मतलब होता है केंद्र की लेजिस्लेचर, केंद्र की विधायिका, आप उसे कह सकते हैं, लेजिस्लेचर एट यूनियन लेवल। उसी तरह स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेचर होता है जिसे विधानमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। सो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, कैसे काम करते हैं, पावर एंड प्रिविलेजेस उनके क्या हैं, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये सब कुछ आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, इसके लिए कहीं कुछ भी भागने की जरूरत नहीं है। कैसे मंत्रालय बनते हैं, उनके कैसे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किन कंडीशन में वो काम करते हैं, दिस थिंग्स हमको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। सैलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए एक्ट इंपॉर्टेंट है भारत में चुनाव के दृष्टिकोण से। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए लोग, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर का कैसे इलेक्शन होगा। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जैसे सीएजी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइज ऑफिस, एनसीएससी, एनसीबीसी, एनसीएसटी, ये जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनके कैसे चेयरपर्सन डिसाइड होते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो होती हैं जिन बॉडीज के पास कुछ जुडिशियल फंक्शन भी होते हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी होते हैं, तो वो क्वासी जुडिशियल इन द नेचर होती हैं। ओके, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर एमिंग अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है भारत में रिसोर्सेज को एलोकेशन और उनसे डिस्ट्रीब्यूशन से संबंध में, लोगों के राइट्स एंड इश्यूज को देखते हुए, तो वो सारी चीज़ें सोशल जस्टिस का प्रैक्टिकली पार्ट हैं। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाला पार्ट है वो इससे ओपन अप होता है। इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोसेस जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस अदर ग्रुप्स, उनका डेवलपमेंट में क्या भूमिका है, कैसे बनती हैं, वो संगठन कैसे बनते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये संगठन बनाना संविधान में कहीं है, क्या ये संगठन बनाना आपके मौलिक अधिकार है या गवर्नमेंट की दया दुआ से ही सारी चीज़ें चलती हैं। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली डिफाइंड इन दिस एरिया। एंड इसके अलावा इसमें कैसे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, कैसे इसके स्टेक होल्डर्स होंगे, किसके डेवलपमेंटल कार्यों में एनजीओ की जिस तरह से भूमिका है उसी तरह से दूसरे डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस की भूमिका है, गवर्नमेंट स्कीम्स की भूमिका है ना। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में पीपल का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, ई गवर्नेंस उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। सो दिस ऑल थिंग्स आर स्टडीड इन दिस एरिया। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स वल्नरेबल सेक्शन के लिए, जैसे वल्नरेबल सेक्शन भारत में कौन है, दलित, माइनॉरिटी, महिलाएं, खासतौर से वीकर सेक्शन की महिलाएं, तो ये इनके लिए गवर्नमेंट भी अलग से प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाती है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली करंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को फोकस करोगे तो आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन उससे हो पाएंगे। इस रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना, हेल्थ, एजुकेशन और इससे संबंधित जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरह से काम करेगा। जैसे मान लीजिए आशा वर्कर है, तो आशा वर्कर अपने आप में हेल्थ के फील्ड में गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे वेतन दिया जाएगा, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या दायित्व होंगे, वो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर, है ना। एंड पावर्टी और हैंगर को काउंटर करने के लिए भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, उसमें कौन सी स्कीम्स, इकोनॉमी नेचर के हैं तो हम GS3 में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल नेचर के हैं तो GS2 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन जब क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी मेंस में अगर GS पेपर 2 में आए तो उस आंसर को आप पॉलिटी के दृष्टिकोण से लिखोगे। अगर GS3 में वही उसी तरह के क्वेश्चन आता है पावर्टी से, तो उसको आप इकोनॉमी के दृष्टिकोण से लिख सकते हो। एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट आप उसके हिसाब से GS3 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लिखोगे उत्तर। एंड जब गवर्नमेंट फंक्शन करती है तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो गवर्नेंस हमारे देश का ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, ई गवर्नेंस का उपयोग किया जाए, है ना। मॉडल्स को जो सक्सेस स्टोरीज हैं, कहीं पे सक्सेस हुआ कोई प्लान, कोई पॉलिसीज, उनको लागू किया जाए दूसरों के द्वारा, तो वो जो मॉडल आते हैं उस तरह से हम दूसरों देशों से भी सीख सकते हैं, है ना। तो वो जो लर्निंग होती है, डेवलपमेंट के मॉडल होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे लागू करते हैं।
ओके, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। अब बात आती है कि सिविल सर्विसेज की ब्यूरोक्रेसी में क्या भूमिका है, इस पे ऐसे भी कभी कभी आता है, अदरवाइज ये मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सिविल सर्विसेज की क्या भूमिका है। तो ये है बेसिकली आपकी जो सर्विस है उसके बारे में जानना, गवर्नेंस का इशू है। इसके अलावा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन में सिलेबस पे ध्यान दीजिए कि इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन, मतलब भारत का उसके पड़ोसियों से, ये अलग से मेंशन है। इसलिए भारत के लिए सार्क और बिम्स्टेक की अपने आप इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उन मेंबर्स नेशंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जो सार्क और बिम्स्टेक में है। तो इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर बायलैटरल, यानी कि इंडिया के दो तरफा रिलेशन कैसे होते हैं, जिसमें दो देश होते हैं उसमें बायलैटरल होते हैं, जिसमें दो से अधिक देश होते हैं वो मल्टीलैटरल रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें भी खास तौर से रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स दोनों की बात। तो जैसे रीजनल ग्रुपिंग्स में हमने बिम्स्टेक और सार्क की बात करी, ग्लोबल ग्रुपिंग्स में यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। G20 हो गया, है ना, जिसमें कि खासतौर से इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इफेक्ट एंड पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इंटरेस्ट इन डायस्पोरा। तो हमारे जो लोग विदेशों में रहते हैं वो हमारे डायस्पोरा हैं, तो वो कैसे इंडियन इंटरेस्ट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट दे सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो जैसे मान लीजिए कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, तो जो पॉलिटी और आईआर नेचर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको हम GS2 में पढ़ते हैं, और जो इकोनॉमी नेचर के हैं, एनवायरनमेंट नेचर के हैं, एंड इसके अलावा साइंस नेचर के, उनको हम GS3 में पढ़ते हैं। तो इसी तरह हमारा सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, है ना। आइए देखेंगे। ओके तो ये बातें हमने यहाँ पे समझी। अब हम आएंगे अपने तीसरे पेपर में। तीसरा पेपर हमारा जो GS का है वो ओवरऑल पेपर नंबर 4 है एससी का मिलाकर, अदरवाइज GS का तीसरा पेपर है। तो GS3 में बेसिकली इकोनॉमी होता है। इसका स्ट्रक्चर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा डिसास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट हम एनवायरनमेंट का पार्ट मान सकते हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना सब्जेक्ट हमको पढ़ना है यहाँ पे, एंड इसी को एक्सप्लेन किया गया है GS3 में। GS3 की कंप्लीट क्लासेस हमारे यहाँ सेशन पेड प्रोग्राम में चलती हैं, दी कॉन्सेप्चुअल IS में। तो आप, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक है, एंड दिस हैज बीन कंसीडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट इन योर एंटायर UPSC मेंस, आंसर राइटिंग, सिलेबस एंड एवरीथिंग। तो उसमें ये अपने आप में सबसे टफ पार्ट माना जाता है GS3 का। तो इसीलिए दी कॉन्सेप्चुअल हर साल प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद GS3 पे एक्सक्लूसिव कोर्स लेके आते हैं। ओके तो इकोनॉमी सबसे पहले। तो इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी, अच्छा एक बात और मैं फिर से आपको दोहरा दूं ये बात कि जो मेंस का एक्चुअल में सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए भी वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से प्रीलिम में भी क्वेश्चन आते हैं। सो इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसमें इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी से रिलेटेड इशूज जैसे कि प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारी लड़ाई संसाधनों के वितरण में है, और इसी से पूरा इकोनॉमी का सिलेबस बना हुआ है। जब आप इकोनॉमी को एज अ डेफिनेशन समझते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नथिंग बट एन एंटायर इकोनॉमी इन फंक्शन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली GDP GNP की बातें हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, वो सब कुछ गरीबी और रोजगार बढ़ाने के लिए जो हमारे यहाँ डेटा कलेक्शन से लेकर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं वो सब कुछ उसका पार्ट बनते हैं, मनरेगा वगैरह सब कुछ। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट बजटिंग, सरकार हर साल अपना बजट तैयार करती है, कितना वो खर्च करने का प्लान करती है, कितना वो कलेक्ट करेगी, उसमें रेवेन्यू पार्ट कितना होगा, कैपिटल पार्ट कितना होगा, वो सारी चीज़ें बजट में आती हैं। गवर्नमेंट नई स्कीम लॉन्च करती है बजट के माध्यम से, इसलिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे UPSC के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, तो भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए जैसे मान लीजिए सरकार ने शुरू किया कि बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए जनधन खाते खोले। इसके अलावा बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस के माध्यम से दूर दूर तक बीमा की योजनाएं जमीन ग्रामीण एरिया तक पहुंचाई, है ना। वो सारी कुछ इंक्लूसिव एसोसिएटेड इशूज एंड चैलेंजेस जो भी कुछ होंगे वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके अलावा
अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का जब लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, तो उसके बाद से कुछ चुनौतियां आई और कुछ सुधार हुए, तो उन सब चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे इस सेक्शन में। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में, तो इसमें 5 इंफ्रा के नाम लिखे हुए हैं, जैसे एनर्जी इंफ्रा, पोर्ट इंफ्रा, रोड इंफ्रा, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट एंड रेलवेज। इसके अलावा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं जैसे कम्युनिकेशन इंफ्रा या कोई और, वो सभी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है ETC एक्सेट्रा, है ना। इंफ्रा में 5 इंफ्रा के नाम हैं, उनको अच्छे से देख लेना है। नाउ कृषि, एग्रीकल्चर। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी अपने लाइवलीहुड, सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इसमें कुछ कृषक हैं और कुछ कृषि मजदूर हैं। अगर पूरी ग्रामीण आबादी की बात करी जाए तो भारत में करीब 67% पॉपुलेशन अभी भी गाँव में रहती है। अगर आप 2011 के इंडेक्स के हिसाब से बात करेंगे तो 69% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, 31% पॉपुलेशन टाउन्स एंड अर्बन एरिया में रहती है। तो ये अर्बन और नॉन अर्बन का क्लासिफिकेशन कैसे है, तो जिस एरिया में 75% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज्ड हो उसको बोलते हैं टाउन या अर्बन एरिया, है ना। और बाकी सब एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आएंगे। तो कृषि चूंकि भारत के लिए आज भी एक प्राइमरी सेक्टर है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, सर्वाइवल में, लाइवलीहुड में, इसलिए कृषि से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इसके अलावा भारत में कौन कौन से वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न हैं, डिफरेंट टाइप की इरिगेशन सिंचाई की सुविधाएं क्या हैं, उसकी व्यवस्थाएं क्या हैं, स्टोरेज क्या है, जो आपके अनाज होते हैं उनके लिए, उनको ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग तक सुविधाओं तक कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, कौन कौन से प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं जो देश के किसी भी पार्ट में चल रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, है ना। उसके अलावा जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंट में। फार्मर्स की सुविधाओं के लिए सरकार किस किस तरह से काम कर रही है, एवरीथिंग। एनिमल रियरिंग, है ना, पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है। फूड प्रोसेसिंग, इसके अलावा रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब होता है जैसे मान लो ये है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हो गया अप स्ट्रीम और ये हो गया डाउन स्ट्रीम, मतलब कि चीज़ों को आना, उसको प्रोसेस करके उत्पाद बनाना और उसको बेचना, तो बेचना ये डाउन स्ट्रीम हो गया। बनाने की पहले की सारी चीज़ें अप स्ट्रीम है। फाइन। नाउ इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग वो हमने समझ लिया। इशूज रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी। अब आपको पता है कि सब्सिडी अपने आप में किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, भारत नहीं सभी विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है, भले इसकी निंदा कोई कितनी भी करे। लेकिन सब्सिडीज का काम है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना। मतलब जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं, अगर उनको सरकार सुविधाएं नहीं देगी, जैसे सस्ते लोन की, बिजली की, लैंड अवेलेबिलिटी इंश्योर कराने की, मार्केट लिंकेज अवेलेबल कराने की, तो कैसे बाजार का हिस्सा बनेंगे, है ना। अक्सर आप देखते हैं कि बड़े बिजनेसमैन के लिए सब काम आसान होता है, छोटे व्यवसाय के लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सरकार जो है लोगों को जोड़ती है और उसके लिए सब्सिडी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट तरीका है इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करने का। इसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से राशन का वितरण होता है, जिसमें गरीबों को सस्ते अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसकी सीमाएं क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कैसे लीकेज है, उस लीकेज को कैसे रिवैम्प किया जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी मिशन जो भी इंडिया में चल रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में या पब्लिक फूड PDS के फील्ड में, वो सारी चीज़ें अपने आप में यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पाते हैं। एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, UPSC अपने सिलेबस के बाहर बेसिकली द हिंदू से साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, खासतौर से प्री में ज़्यादा, मेंस में कम। लेकिन ये जो सिलेबस लिखा है ये प्री के लिए इक्वली रिलेवेंट है। जैसे कि रिसेंट में क्या टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ और उसका एवरीडे लाइफ में क्या रोल है ना। अचीवमेंट भारतीय वैज्ञानिकों का क्या है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो विदेश में या कहीं भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उसका भारतीयकरण कैसे किया जाए। भारतीयकरण करने का मतलब कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको भारत में निर्माण किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, जिससे भारत के लोग उसका फायदा उठा सकें। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स, अलग अलग सेक्टर के नाम है, इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इशूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब होता है बौद्धिक संपदा अधिकार। जैसे कि मान लीजिए आपकी ज्ञान के कारण कोई नॉलेज क्रिएट हो रही है, कोई इकोनॉमी बन रही है, तो उस इकोनॉमी में आपका शेयर है। और अगर आपके पास IPR के राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो होलसेल आपकी मोनोपोली हो सकती है। देन पर्यावरण, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो एनवायरनमेंट में है कि एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व किया जाए,
पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों करना जरूरी है, उसे किस तरह से हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपने इकोसिस्टम को बचाने में उसकी भूमिका हो सकती है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिसास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कौन से कानून हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं भारत में, किस तरह से भारत में डिसास्टर कौन कौन सी चीज़ें क्लासीफाई होते हैं, कैटेगराइज होती हैं, उनको कैसे डिसास्टर को प्रिवेंट किया जाना है। एवरीथिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, है ना। देन इट कम्स टू सिक्योरिटी। भारत में सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान स्टेट एक्टर है, ठीक है, और तालिबान पहले नॉन स्टेट एक्टर था, वो भी स्टेट एक्टर हो गया है, जो कि चैलेंजेस पैदा कर सकता है। इसके अलावा डेवलप लिंक क्या है बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कि क्या विकास का एक्सट्रीमिज्म से कोई रिलेशन है, उस रिलेशन की कैसे भूमिका होती है, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस क्या है हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के मामले में, खासतौर से कम्युनिकेशन नेटवर्क के मामले में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए इन दिस रिगार्ड, क्या भूमिका मीडिया कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एक दूसरे से लिंक करके और उनकी चुनौतियों को ठीक किया जा सके। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि मुंबई में पूरा जो पानी का वितरण का सिस्टम है, या ब्रिटेन में जो दवाई वितरण और हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है, उसको कैसे स्पाईवेयर के माध्यम से कुछ अनवांटेड एलिमेंट ने कैप्चर कर लिया था, तो जिसकी वजह से भारत में मुंबई में पानी के वितरण में दिक्कत आई थी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में मुंबई में सेम चीज़ हो चुकी है, चाइना के कुछ साइबर हैकरों पर आरोप लगा था। सो ये सब आजकल के मॉडर्न चैलेंजेस हैं, है ना, नॉट ओनली जस्ट टेररिज्म। इसके अलावा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज भारत में कौन कौन से ऑपरेट करते हैं, जैसे CISF, CRPF, BSF, असम राइफल्स, ITBP, है ना। तो ये पांचों पैरामिलिट्री फोर्स हैं। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अब हमारा थिएट्रिकल कमांड डेवलप हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा विद स्ट्रक्चर। नाउ इट कम्स टू GS4। GS4 में देखो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का सिलेबस हमें ध्यान से देखना चाहिए। आइए देखते हैं। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो इसमें बेसिकली एथिक्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि एसेंस क्या है एथिक्स का, और उसका जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन को पुश करते हैं या लिमिट करते हैं। इसके अलावा डायमेंशन क्या है एथिक्स को हम कितने दायरे में पढ़ सकते हैं, क्या हर एक चीज़ हम पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए हम उसको लिमिटेड स्कोप में पढ़ते हैं। इथिक्स प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस में कैसे वैल्यू करता है, ह्यूमन वैल्यूज़ में किस तरह से इथिक्स का रोल है, फैमिली में, समाज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन एथिकल वैल्यूज़ का क्या क्या भूमिका है, कैसे फंक्शन करती हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो कुछ रिसेंट ट्रेंड के साथ हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके अलावा एटीट्यूड, तो एटीट्यूड का मतलब सिंपल अगर ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में बात करें तो रवैया होता है, अदरवाइज एटीट्यूड इज समथिंग दैट डिसाइड एवरीथिंग इन केस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो एटीट्यूड क्या है, उसके क्या डायमेंशन है, उसका कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, और एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं, मॉडर्न फैक्टर्स हो सकते हैं। रिलेशन ऑफ एटीट्यूड का थॉट एंड बिहेवियर से क्या है ना। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन क्या होता है, कैसे एक इंसान दूसरे को कन्विंस कर लेता है किसी चीज़ के लिए, वो चाहे टेररिज्म हो चाहे अच्छी चीज़ें हों, कुछ भी, तो वो परसुएशन किस तरह से काम करते हैं, उनके पीछे क्या फैक्टर होते हैं, हमको पता होने चाहिए। एप्टीट्यूड क्या होता है, सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड के क्या भूमिका होते हैं, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, पब्लिक सर्विस, सिंपैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, इन सब की गूगल डिफिनीशन पहले आपको पता होना चाहिए। फिर हम इन लोगों को जब इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से आएंगे, है ना। खैर और चीज़ें देखेंगे। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस, अच्छा ऊपर डेडिकेशन इन पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, वीकर सेक्शन के प्रति। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कब आपको अपनी भावनाओं को खुद में काबू करना पड़ता है, कब दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ भावुक डिसीजन प्रतीत होने चाहिए टाइप से लेने पड़ते हैं, है ना। इसके अलावा मोरल थिंकर्स की क्या भूमिका रही है, जैसे मान लीजिए प्लेटो, गांधी, अंबेडकर, ये जो जिन्होंने थॉट प्रोसेस को चेंज किया है वर्ल्ड ऑर्डर में। तो इंडिया और वेस्ट दोनों के बड़े बड़े थिंकरों के बारे में हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, उनको एग्जाम्पल के तौर पर कोट करना पड़ता है। सिविल सर्विसेज वैल्यू, और सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज की कौन कौन सी वैल्यू हैं, कौन कौन से एथिकल कंडक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ता है, प्रशासन में कैसे उपयोगी होते हैं, उनसे संबंधित क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है, क्या डायलेमा है, क्या ट्रायलेमा है, आजकल ये भी सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से हैं जो कॉन्शियंस एंड सोर्सेस ऑफ एथिकल गाइडेंस हो सकते हैं, जैसे ऑलवेज स्पीक ट्रुथ गांधी ने बोला, है ना। तो इसके अलावा मीन्स एंड एंड
बोथ मस्ट बी इन राइट वे। तो ये सारी चीज़ें गांधी ने कही, मध्यम मार्ग बुद्ध ने कहा, नागार्जुन ने कहा। तो वो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो गाइडेंस हैं जो कि हमको कोई भी कंडक्ट, कोई भी आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दीज थिंग्स वी हैव टू कोट विद रिस्पेक्ट टू सम एग्जाम्पल। और इस पर हमसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल ऐसे इन टॉपिक से बहुत आता है, तो हमको थोड़ा सा अच्छे से एथिक्स पढ़ना चाहिए। एंड देन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। आज आपको पता है ना, गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेट्स में खासतौर से चोरी के आरोप आप बहुत लगाते हैं, ब्यूरोक्रेसी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, आप आरोप लगाते हैं। तो कैसे उन चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको स्ट्रेंथन करें, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स की क्या भूमिका है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एथिक्स की क्या भूमिका है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या होता है, हमको पता होना चाहिए, है ना, कि कैसे एक शासन को ईमानदार तरीके से चलाया जाए। प्रोबिटी मतलब एक ईमानदारी का आचरण होता है। तो इसी यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस गवर्नेंस का। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्स टू वर्क कल्चर, कहीं किसी ऑफिस में काम कैसे होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस इन करप्शन। तो ये रेंज ऑफ चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, करंट अफेयर्स में, न्यूज़पेपर में, वो चीज़ें यहाँ पे हमको एथिक्स में पढ़ने को मिलती हैं। एंड दीस थिंग्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। देन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। इन विषयों में किसी एक सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं, जितने विषय के नाम लिए हुए हैं। हमारे क्लासेस में दी कॉन्सेप्चुअल में सोशियोलॉजी ऑप्शनल अभी करंट में चल रहा है। हिंदी और PSIR पे जल्दी हमारे टीचर आने वाले हैं, तो वो भी ऑप्शनल चलेगा। तो अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल हिंदी इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो आप दी कॉन्सेप्चुअल आइज को कॉल करके जुड़ सकते हैं। फाइन। इसमें 2 पेपर आपको देना होता है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का। यहाँ पे देखेंगे इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, जिसमें आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। और आपको कोशिश ये करना है कि कम से कम हाँ, मेंस आपका ये 1750 नंबर का हो गया 7 पेपर्स में, प्लस 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा कितना, 1975। इतने मार्क्स में आप अगर मान के चलो कम से कम आपके 1000 के आसपास है ना चांसेस रहते हैं। 1100-1200 क्रॉस करोगे तो निश्चित सिलेक्शन है। 50% के ऊपर के अगर मार्क्स होते हैं ना तो आपके बहुत चांस होते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन लोगे। कुछ डायलेमा आते हैं आपकी प्रिपरेशन में। इस 3 मंथ एनफ फॉर UPSC मेंस। तो UPSC आपको 3 से 3.5 महीने का टाइम लेता है। आप पहले से अगर तैयारी रखोगे तो इन 3 महीनों में आंसर राइटिंग और वगैरह सारी चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन करके अपनी तैयारी की जा सकते हैं। इसके अलावा क्या UPSC बहुत टफ है? आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप डेली मेहनत करते हो तो टफ भी नहीं है, अदरवाइज टफ हो सकता है। व्हाट हैपेंस इफ यू फेल UPSC मेंस? तो आपको दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ता है और फिर से प्रीलिम क्वालिफाई करके ही अगला मेंस आप दे सकते हैं। फाइन। इस कैलकुलेटर अलाउड इन UPSC मेंस? जनरली कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, बट यस कुछ नॉन मेंस के एग्जाम में कुछ सर्टेन टाइप के कैलकुलेटर्स अलाउ किए जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल और वैसे कुछ होते हैं तो वो उस तरह से आपके इंजीनियरिंग के खास कैलकुलेटर होते हैं, उनको अलाउ किया जाता है। सो दिस इज फॉर मेंस सिलेबस। एंड हाँ, ये टॉपिक वाइज प्री और मेंस का प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है, तो इसको आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करते हो तो ही आपकी गारंटी है कि आप पहले हफ्ते आपने ठीक पढ़ा, दूसरे हफ्ते आपने ठीक पढ़ा। अन्यथा क्या है कि 1 साल बीत जाने के बाद आपको पता चलेगा आपने किसी चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा, कोई भी चैप्टर आपका UPSC लेवल का तैयार नहीं है, तो आपको परेशानी होनी है। अगर उस परेशानी से शुरुआत से बचना है तो अपनी तैयारी को पहले से मजबूत करना है। और पहले से मजबूत करने का मतलब यह है कि आप हर यूनिट को, हर चैप्टर को पढ़िए, उसके साथ UPSC स्तर के MCQs लगाइए। हमारे यहाँ नज्म में आपको 100 पेपर मिलेंगे, जिनको आप 1 साल में या 2 साल में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जिस तरह के प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया है। 2025 देना चाहते हैं तो 1 साल वाला प्लान लीजिए और हर 3 से 4 दिन में एक पेपर लगाइए, उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज करिए, उसी संबंधित आंसर राइटिंग करिए। मेंटरशिप में हमारे प्री और मेंस दोनों का प्रोग्राम है। मेंस में आपको 500 आंसर लिखवाए जाएंगे, उनका क्लासरूम डिस्कशन दिया जाएगा। प्रीलिम्स में आपको 100 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे और उनका भी डिस्कशन कराया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में ये आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर है। प्री में इतने पेपर होंगे, इतने क्वेश्चन होंगे और पेपर का ये स्ट्रक्चर होगा। 58, 12, 15, 25 इस तरह से 1 to 1 होगा। CSET के सभी 12 पेपर सभी बच्चों के लिए फ्री होंगे। UPSC के सभी एस्पायरेंट के लिए, आप कोई प्रोग्राम हमारा लें या ना लें। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस निकल के आता है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है। और उसको बुक लिस्ट के माध्यम से हम ऐसे समझ सकते हैं कि हिस्ट्री की कौन कौन सी बुक लिस्ट है ये। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिपेंडेंस के लिए बिपिन चंद्रा की NCERT आप पढ़िए। इंडिपेंडेंस
इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बिपिन चंद्रा की पढ़िए। मिडाइवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा एनसीईआरटी पढ़िए। एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, पुरानी एनसीईआरटी है, इनको पढ़िए। ठीक है। देन इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन संघानिया की पढ़िए। कक्षा 11 की एंशियंट एंड मिडाइवल पढ़िए, नई वाली। कक्षा 12 की एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए, नई वाली। इसके अलावा जीसी लेओन की ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के कक्षा 11-12 की आप पूरी पढ़ेंगे, और ओरिएंट ब्लैक स्वान के एटलस आप फॉलो करिए, विच इज गुड। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ना है। एनसीईआरटी कक्षा 9, 10, 11, 12 की आपको पढ़नी 4 क्लासेस की। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो दी कॉन्सेप्चुअल आई इसका मटेरियल है, बेस्ट है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जैन एंड ओहरी पढ़ सकते हैं, और कक्षा 11-12 की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड आईआर के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एनसीईआरटी आप पढ़िए। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे अपडेट रहिए। सीसैट के लिए टाटा मैग्रा-हिल की किताब पढ़ सकते हैं। सीसैट मैनुअल आती है, दी कॉन्सेप्चुअल आइस में सीसैट की क्लासेस चलती हैं 2 महीने के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले, आप उसको ले सकते हैं यहाँ पे। एंड एनवायरनमेंट इन डिसास्टर मैनेजमेंट आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स चैलेंजेस रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी आप अशोक कुमार की पढ़ सकते हैं, गुड बुक है ये। और एनवायरनमेंट एंड डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए आप शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं। शंकर आईएएस की किताब है, अच्छी है। ओके, तो साइंस एंड टेक के लिए द कॉन्सेप्चुअलाइज का मैटर आप पढ़िए। करंट अफेयर साथ में पढ़िए। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की भी हमारे यहाँ क्लास चलती है, इसको भी आप ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बुक्स आपके लिए हमेशा विकल्प के तौर पर अवेलेबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी प्रीलिम्स, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी मेंस। इंटरव्यू के लिए टाइम पे दी कॉन्सेप्चुअलाइज की क्लासेस लीजिए, वो भी इंटरव्यू का सारा गाइडेंस हमारे यहाँ फ्री होता है। आप अपनी तैयारी की शुरुआत से दी कॉन्सेप्चुअलाइज से जुड़िए। हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्सेज, मेंटोरशिप कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सब कुछ चलता है। जरूर जुड़िए।